सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म टर्मिनल आइसलैंड। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट खतरनाक क्रिमिनल्स के लिए एक एक्शन प्लान बना रही है, जिसके लिए जनता की राय ली जा रही है। एक टीवी रिपोर्टर इस मामले पर जनता क्या चाहती है वो सुन रही है, जिसके बाद सरकार निर्णय लेती है कि अब क्रिमिनल्स को फांसी की सजा देने के बजाय उन्हें एक आइलैंड पर भेज दिया जाएगा, जहां से वे कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अब हम देखते हैं सेंट ब्रूनो आइलैंड, जो अब प्रिजन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड से भागना नामुमकिन है, क्योंकि इस आइलैंड की 3 साइड बारूदी सुरंग बिछाई गई हैं। वहीं समुद्र में हर वक्त एक मिलिट्री जहाज तैनात रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसे प्रिजन आइलैंड पर भेजने की सजा सुनाई गई है, उसे वहां लाया जा रहा है। उस लड़की को लीगली डेथ डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि वो अब यहाँ से वापस नहीं आ सकती। तभी उस लड़की की नज़र एक डेड बॉडी पर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। जब वो किनारे पर आती है, उसे वहाँ कई और कैदियों की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो इस खतरनाक जेल में मारे गए हैं। इस लड़की का नाम है सिम, जो वहाँ रहने की तैयारियां शुरू करती है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि ऊपर चट्टान पर से एक आदमी उसे देख रहा है। वो आग जलाने की नाकामयाब कोशिश करती है। तभी वो अनजान आदमी ऊपर से नीचे आता है, जिसे देखकर सिम कुल्हाड़ी अपने हाथ में ले लेती है। वो आदमी बताता है कि वो डॉक्टर है और यहाँ आने वाले हर इंसान को चेक करता है। वो उसे नाम पूछता है और अपना नाम मिलफोर्ड बताता है। मिलफोर्ड बताता है कि बाकी लोग यहाँ एक कैंप में रहते हैं, जिसमें से अब सिर्फ 40 लोग बचे हैं, लेकिन जब वो सबसे पहले आइलैंड पर आया था तब यहाँ पर 80 लोग थे। सिम बताती है कि उसने 2 डेड बॉडी पानी में देखी, वे वहाँ कैसे पहुँची। तब मिलफोर्ड कहता है कि इस आइलैंड पर उसके अलावा हर कोई खतरनाक किलर है। इतना कहकर मिलफोर्ड वहाँ से चला जाता है और सिम वहीं सो जाती है। अगली सुबह वो कैंप में जाती है, जहाँ पर कैदी रहते हैं। वो एक यूनिफॉर्म में कुछ लोगों को देखती हैं। तभी कैंप का इंचार्ज वो भी बाहर आता है। उसके साथ उसका वफादार मॉन्क भी है। वो सिम को कैंप में आते हुए देखते हैं। उसके आसपास कई लोग हैं, लेकिन लड़कियां सिर्फ 3। बॉबी मॉन्क को सिम को लाने के लिए भेजता है। मॉन्क उसे छेड़ता है और जब सिम विरोध करती है, तब वो उसे ज़मीन पर गिराकर उसके सिर पर अपना पाँव रखकर कहता है कि आइलैंड पर तुम्हारा स्वागत है। सिम को रोता हुआ छोड़कर सभी लोग अपने काम पर चले जाते हैं। शाम को जब 3 लड़कियां वापस आती हैं, तब वे सिम को अपनी कुटिया में सोती हुई पाती हैं। बनी नाम की एक लड़की उस पर हमला कर देती है। सिम को समझ नहीं आता कि उसने क्या गलत किया है। तब जॉय उसे बताती है कि वो कॉर्नर में सो रही थी और यहाँ सबका अपना अपना एक कोना है। तब सिम उसे कहती है कि वो पहले की जेल में उसकी सेलमेट को जान से मार चुकी है और अब किसी को मारना नहीं चाहती। उसके बाद चारों के बीच शांति हो जाती है। फिर वो उनके साथ उसी कुटिया में रहने लगती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि सिम बाकी लड़कियों के साथ खेत जोत रही हैं। उनसे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। कुछ देर बाद उन्हें आराम दिया जाता है। सिम को समझ नहीं आता कि यहाँ पर लड़कियों के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। सिम पूछती है कि क्या किसी ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। तब लिम बताती है कि कुछ लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वो मारे गए या तो हमेशा के लिए गायब हो गए। कुछ लोग भाग गए हैं जो अभी भी जिंदा है, वे आइलैंड पर छिप कर रहते हैं। तभी एक लड़की पानी मांगने जाती है। ब्रूट उस लड़की के मुंह पर कुल्ला करता है। ये देखकर दूसरा लड़का चीनो उसे पानी देने जाता है। ब्रूट उसे रोकता है और दोनों अपना हथियार निकाल लेते हैं। तभी बॉबी आकर उन्हें रोक देता है। चीनो वहाँ से चला जाता है और सभी लड़कियों को दूसरा काम दिया जाता है। ये काम है कंस्ट्रक्शन वर्क, जहाँ भारी पत्थरों को उठाना होता है। सिम को हाथ में चोट आती है। तब कार्मेन आकर उसका इलाज करता है, लेकिन मॉन्क आकर कार्मेन को वहाँ से भेज देता है। शाम को सभी लड़कियाँ अपनी झोपड़ी में चली जाती हैं। तब मॉन्क वहाँ पर आता है और उन्हें रात में भी काम करने के लिए ऑर्डर देता है। सुबह होती है और लड़कियाँ सबको खाना सर्व कर रही हैं। उसी दौरान एक कैदी गलती से अपना खाना ब्रूट पर गिरा देता है। ब्रूट और उसके आदमी उसे बुरी तरह से पीटकर मार देते हैं और डेड बॉडी को पानी में फेंक देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लड़कियां कपड़े धो रही हैं। तभी कुछ कैदी जो आइलैंड पर छिप कर रहते हैं और बॉबी के अंडर काम करना नहीं चाहते, वे गार्ड पर हमला करते हैं और लड़कियों को अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो ग्रुप जो लड़कियों को अपने साथ लेकर गया है, रात में पार्टी करता है, क्योंकि उन्होंने बॉबी को चुनौती दी थी। सुबह वे मिलकर डिस्कस करते हैं कि अब कहाँ जाना है और लड़कियों का क्या करना है, लेकिन सिम बॉबी के कैंप में वापस आना नहीं चाहती। तब दूसरी लड़की बताती है कि ये ग्रुप बॉबी के ग्रुप से छोटा है और फिर सब अलग अलग हो जाते हैं। जॉय तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रही है। तभी ली को किनारे पर से एक पत्थर मिलता है।
ली कहती है कि यह नाइट्रेट है और इससे हमें पोटेशियम नाइट्रेट मिल सकता है, जिसे सल्फर और चारकोल के साथ मिलाकर हम गन पाउडर बना सकते हैं और फिर गन पाउडर से खतरनाक हैंड ग्रेनेड। दूसरी ओर सिम को कुछ जंगली झाड़ियाँ मिलती हैं जिसकी मदद से खतरनाक जहर बन सकता है। वो एजे को अपना चाकू वापस देती है जो उसने सिम को उसकी रक्षा के लिए दिया था। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। वहीं बनी को भी एक कैदी मिलता है जो उसके साथ काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ पेश आता है। दूसरे कैंप में बॉबी काफ़ी गुस्से में है। वो मॉन्क को ऑर्डर देता है कि कुछ भी करके उन भगोड़े और लड़कियों को कैंप में वापस ला कर आओ। मॉन्क उन्हें खोजने की तैयारी शुरू करता है। कुछ दिनों बाद बॉबी अपने लड़कों के साथ उन्हें खोजकर हमला कर देता है। कॉर्नेल मॉन्क से लड़ता है, वहीं बाकी कैदी भाग जाते हैं। बॉबी के आदमी उनका पीछा करते हैं, लेकिन वे रास्ते में कुछ ट्रैप बनाते हैं जिसमें मॉन्क के आदमी मारे जाते हैं। मॉन्क बॉबी के पास आकर बताता है कि हमले में उनके कुछ लोग मारे गए और उनके हाथ कोई नहीं आया। वहीं रिबेल कैंप में एक कैदी बुरी तरह से घायल है। वे इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है और कैदी मर जाता है। सुबह सभी मिलकर डिस्कस करते हैं कि लंबे वक्त पर आइलैंड पर हम इस तरह से छिप नहीं सकते, इसलिए उन्हें कुछ भी करके बॉबी और उसके गैंग को ख़त्म करना होगा, क्योंकि वे आइलैंड से भाग नहीं सकते और कोई भी यहाँ हमेशा डर के साए में छिपकर रहना नहीं चाहता। लड़कियाँ भी बॉबी की गैंग को ख़त्म करने के लिए कहती हैं। वे मिलकर जहर बनाते हैं जिसे कांटे पर लगाकर दुश्मन को मार सकते हैं। अब वे मरे हुए कैदी को दफनाते हैं और डॉक्टर भी रिबेल ग्रुप के साथ मिल जाता है। वहीं बॉबी के कैंप में वे मिलकर रेडियो बनाते हैं और बॉबी को रेडियो फ्रिक्वेंसी मिल जाती है। दूसरी ओर रिबेल ग्रुप गन पाउडर बना देता है। वे गन पाउडर को एक फ्लास्क में भरकर ग्रेनेड बनाते हैं जिसे फेंकने से पहले फ्यूज़ को जलाना होगा। तभी बॉबी का आदमी बनी को झरने पर पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। बॉबी रेडियो सुन रहा है। उसे सुनाई देता है कि वहाँ पर एक सप्लाई जहाज आने वाला है। लड़कियाँ बनी को खोजने जाती हैं जिसे समंदर किनारे खंभे से बांध कर रखा है, लेकिन वे उस तक पहुँच नहीं सकती। तभी पुलिस बोट को देखकर बॉबी और उसके आदमी चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं। पुलिस सप्लाई को लेकर किनारे आती है और बनी को आज़ाद करती है। बनी तुरंत वहाँ से भाग जाती है। उसी दौरान बॉबी का एक आदमी छिपकर तैरते हुए पुलिस बोट पर चढ़ जाता है। वो पुलिस वाले को मारकर उसकी राइफल छीनकर बाकी पुलिस को मार देता है। बॉबी और उसके आदमी हथियार लेकर चले जाते हैं और एक आदमी को गन देकर नज़र रखने के लिए कहते हैं। रिबेल ग्रुप दूर से ये सब देख रहा है और सोचता है कि अब वे हथियारों का मुकाबला कैसे करेंगे। कुछ देर बाद रिबेल ग्रुप का एक आदमी तैरते हुए पीछे आता है और बोट की निगरानी कर रहे बॉबी के आदमी को प्लो गन से मार देता है। अब रिबेल ग्रुप के पास एक बंदूक और बोट है। तभी बनी वहाँ आती है जिसे रिबेल ग्रुप अपने साथ ले जाता है। कैंप में बॉबी मॉन्क को डांटते हुए कहता है कि तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। तब मॉन्क कहता है कि पिछले कुछ दिनों में उनके कई सारे लोग मारे गए हैं। अगली सुबह रिबेल ग्रुप बॉबी के कैंप की ओर जाता है, लेकिन बॉबी ने वहाँ पर पहले से ही बंदोबस्त करके रखा है। रिबेल ग्रुप को वहाँ कोई भी नहीं दिखता। फिर भी वो अपने प्लान पर काम करना जारी रखते हैं और हमले की तैयारियाँ शुरू करते हैं। टाइलर फ्यूल को एक पाइप में डालता है जो बॉबी के बंकर तक जाता है। कुछ ही देर में वे फ्लास्क ग्रेनेड फेंक कर कई झोंपड़ियाँ उड़ा देते हैं। धमाके सुनकर बॉबी के कैंप में भगदड़ मच जाती है। बॉबी और मॉन्क अपनी गन से जवाबी फायरिंग करते हैं। बॉबी एक स्टोरेज शेड में छिपकर फायरिंग कर रहा है। तब ली फ्लास्क ग्रेनेड छीनकर वहाँ फेंकती हैं। ब्लास्ट होता है, लेकिन बॉबी बच जाता है और ली को गोली मार देता है। तभी घायल मॉन्क बंकर की ओर जाता है। बॉबी उसे अंदर लाता है। मॉन्क कहता है कि उनके पास गोलियाँ काफ़ी कम है। जॉय बनी को रुमाल से इशारा करती है कि फ्यूल कैन खोल दो, लेकिन वो शॉक में है। उसे याद नहीं कि उसे क्या करना है। वो घायल लोगों की मदद करने जाती हैं। तभी बॉबी उसे गोली मार देता है। डॉक्टर उसे बचाकर सेफ जगह ले जाता है। फिर वो फ्यूल कैन खोल देता है और उसमें आग लगा देता है। बॉबी को अंदेशा हो जाता है कि वहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है और पूरा बंकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें बॉबी और मॉन्क की मौत हो जाती है। बॉबी और मॉन्क की मौत से पूरे कैंप में शांति फैल जाती है। लोग आराम से अपना रूटीन काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी ज़िंदगी यहीं रहना है। लेकिन अब वे बिना किसी डर से रहते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।